बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कब हुकूमत संभाली और कब तक ये इक़्तिदार में रहा, तो ये तमाम बातें आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर शुरू होता है 1971 से और जाता है 1977 तक। ये दौर रहता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो इसने हुकूमत संभाली थी 20 दिसंबर को 1971। जब हुकूमत संभाली उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को हमसे बांग्लादेश अलग हुआ था और कल भी 16 दिसंबर है। तो 16 दिसंबर को हमसे बांग्लादेश अलग हुआ था। जनरल यहया खान का जो है ना मार्शल लॉ लगा हुआ है। 20 दिसंबर को जनरल यहया खान इक़्तिदार दे देता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और खुद मुस्तफी हो जाता है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली, मुल्क के अंदर एक मायूसी फैली हुई थी। हर आदमी की बेचैनी बढ़ी हुई थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जहां भी जाता अवाम की बात करता था, लोगों को हौसला दिया। और सबसे बढ़कर 21 अप्रैल 1972 को मुल्क में मार्शल लॉ को खत्म कर दिया गया। यानी मार्शल लॉ का खात्मा कब होता है, या आपसे शार्ट क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कब मुल्क में मार्शल लॉ को खत्म किया था? 21 अप्रैल 1972 को। 21 अप्रैल को एक और शख्सियत की डेथ भी है, 21 अप्रैल 1938 को इल्लामा इकबाल की। तो 21 अप्रैल 1972 को मुल्क में मार्शल लॉ खत्म हो जाता है। मुल्क का जो आइन था 1962 वाला वो भी सस्पेंड है, खत्म हो गया था। 1956 वाला भी खत्म है। तो अब जो है ना नया आइन बनाना था। तो 25 इराकीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई जो क्या करेगी, मुल्क का आइन बनाएगी। जब मुल्क के अंदर अपना आइन है नहीं तो मुल्क को फिर कैसे चलाया गया? आर्जी तौर पे 1972 के अंदर एक अबूरी आइन के तहत, यानी अबूरी आइन के तहत मुल्क को चलाया गया जब तक मुल्क का अपना असल आइन नहीं आ जाता। उस वक्त तक इस आइन के तहत मुल्क को चलाया गया। इसमें कौन सी बातें आपने ज़हन में रखनी है? एक तो आपको इसका दौर हुकूमत पता होना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब से कब तक इक़्तिदार में रहा। 20 दिसंबर 1971 से लेकर 1977 तक रहता है। हमसे जो है ना कब अलग हुआ था बांग्लादेश? 16 दिसंबर 1971 को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत किसने जो है ना दी थी? जनरल यहया खान ने। वो जो है ना मुस्तफी हो गया था। मुल्क में मार्शल लॉ कब खत्म हुआ? 21 अप्रैल 1972 को। नया आइन बनाने के लिए कितने इराकीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई? 25 इराकीन पर कमेटी बनाई गई थी। जब तक पाकिस्तान का आइन नहीं बन जाता तो पाकिस्तान को किस आइन के तहत जुल्फ़िकार चला रहा था? 1972 के अबूरी आइन के तहत। अब हम देखते हैं किसने अपने दौर हुकूमत के अंदर कौन कौन सी इस्लाहात की। डस्टर दें। अब हम देखेंगे जी इसकी सनती इस्लाहात कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनती इस्लाहात कौन कौन सी की थी। इसके अंदर आपने दो चीजें ज़हन में रखनी है। अगर ये आपको ज़हन में रह जाए तो इस टॉपिक के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। एक आपने ये ज़हन में रखना है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी तमाम को नेशनलाइज कर दिया था, यानी कौमी तहवील में ले लिया था जी। उन सबको नेशनलाइजेशन कर दी गई थी, उनकी कौमी तहवील में ले ली गई थी। जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी प्राइवेट सनतें थी, उन तमाम को सरकारी कर दिया गया था। एक काम इसने सनत के बारे में ये किया। दूसरा इसने सब काम जो है मजदूर के लिए किया था। मजदूर के लिए क्या किया जी? इसकी नुमाइंदगी को बढ़ाया गया, एक बात। दूसरा, इसके लिए बोनस मुकर्रर किए गए कि बाकायदा तौर पर मजदूर को बोनस दिया जाए। तीसरा पॉइंट जिसने ऐड किया था
आप इसमें लिखेंगे वो ये है कि अगर किसी इंडस्ट्री को मुनाफा होता है तो उस मुनाफे में से हिस्सा जो है मजदूर को भी दिया जाएगा। यानी मुनाफे में हिस्सा, उसके अलावा जो है ना क्या होता है, अगर मजदूर को जो है ना कोई जख्म आ जाता है, मजदूर बीमार हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, जिसको मुआवजा दिया जाएगा। यानी सेहत की सहूलतें देना, सेहत की सहूलतें, उसके अलावा डेथ की सूरत में या कोई एक्सीडेंट की सूरत में इनके जो है ना मुआविनीन को मुआवजा दिया जाएगा। तो ये काम जो है इसने सनत के हवाले से की। मैं एक दफे को फिर रिवाइज कर देता हूं। यानी तमाम सनती इदारों को कौमी तहवील में ले लिया था। जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज को कौमी तहवील में ले लिया गया था। यह जुल्फिकार अली भुट्टो का एक कारनामा है। और दूसरा, मजदूर के बारे में उसने जो है सबसे ज्यादा फोकस मजदूर को किया कि मजदूर की नुमाइंदगी को बढ़ाया जाए, मजदूर को बोनस दिया जाए। अगर जो है सनत तो मुनाफा कमाती है तो उसमें से हिस्सा मजदूर को भी दिया जाए, मजदूर को सेहत की सहूलतें दी जाए, एक्सीडेंट की सूरत में या डेथ होने की सूरत में उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। तो ये सनती इस्लाहात थी। अब आप देखते हैं ज़री इस्लाहात कि ज़री इस्लाहात कौन कौन सी इसने की है। अगर बात करें ज़री इस्लाहात की, तो ज़री इस्लाहात के अंदर भी दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक जो है ना उसने मलकीती हद के बारे में बात की और दूसरी उसने मुजाराइन के बारे में बात की। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन लिखे, लान भी आ जाए, तो आप पॉइंट बनाकर लिखें। जब आपको टॉपिक का क्रक्स पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वरना आप रट्टा लगाते रहे, शायद आपको जो है ना असल बात लिखने में कंफ्यूजन हो या असल बात आप लिखे भी ना, बाकी कहानी आप लिखा है। लेकिन जब आपको इस तरह की हेडिंग पता होगी, असल टॉपिक का क्रक्स पता होगा, तो फिर आप इजीली आंसर करेंगे। तो ज़री इस्लाहात के अंदर ये दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुजाराइन के बारे में क्या कहा, मलकीती हद उसमें किस तरह मुकर्रर की। देखें, जमीनें दो किस्म की जो है ना बयान दी गई, एक नहरी, एक बारानी। अब इसने क्या किया जी, इसने कहा कि 150 एकड़ नहरी जमीन और 300 एकड़ बारानी जमीन, यानी 150 एकड़ नहरी जमीन हो गई, 300 एकड़ बारानी जमीन हो गई। इससे ज्यादा कोई जमीन नहीं रख सकता। अगर किसी के पास इतनी जमीन पड़ी है तो वो जो है ना उससे ले ली जाएगी। तो उस जमीन का क्या किया जाएगा जी, जो मुजाराइन थे, जिनकी अपनी जमीनें नहीं थी, वो जमीनें मुफ्त इनको दे दी गई। तो ये काम उसने ज़री इस्लाहात में किया। मलकीती हद मुकर्रर की कि कोई बंदा जो है ना 150 एकड़ नहरी रकबा नहीं रख सकता, ऐसे ज्यादा, और 300 एकड़ से ज्यादा बारानी रकबा नहीं रख सकता। तो जो जमीन उनसे ली जाएगी, वो जमीन किसको दी गई, उन मुजाराइन को दी गई जिनकी अपनी जमीनें नहीं थी, उनको मुफ्त दे दी गई थी, बगैर किसी कीमत के उनको अलर्ट कर दी गई थी। ज़री इस्लाहात के बाद हम देखते हैं तालीमी इस्लाहात। तालीमी इस्लाहात के बारे में इसने क्या किया। तालीमी इस्लाहात का जो मेन चीज है कि इदारे, दूसरा स्टूडेंट्स, तीसरा जो है ना इसके दौर में इंपॉर्टेंट है इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। जितने भी प्राइवेट इदारे थे, उन तमाम प्राइवेट इदारों को सरकारी कर दिया गया था। यानी कोई भी तालीमी इदारा प्राइवेट नहीं रहेगा, तमाम तालीमी इदारों को सरकारी कर दिया जाए। अब इदारे प्राइवेट थे वो सरकारी हो गए, तो जो उन इदारों में टीचर पढ़ा रहे थे उनकी तनख्वाह का मामला आया, तो कहा गया कि जितने भी प्राइवेट इदारों में टीचर पढ़ा रहे थे उनकी तनख्वाहें सरकारी असातिज़ा के बराबर की जाए। यानी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह के
बराबर उनको तनख्वाह दी जाएगी, उनकी तनख्वाह से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट्स को उसने फोकस किया कि जो स्टूडेंट्स दूर दराज इलाकों में पढ़ने जाते हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, तो उनके लिए जो है ना बसें, रेलगाड़ियों में किराए में रैंट की दी, यानी उनको सस्ती ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की गई, या जिन ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो जाते हैं उनके किराए को कम किया गया। तो ये काम जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्टूडेंट्स के लिए किया था, यानी किराए में रह दी थी। किस किस चीज में? बसों में और रेलगाड़ियों में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है ना 1974 में कायम हुई थी। इस यूनिवर्सिटी का जो पहला नाम था ना, पुराना नाम आप यूं कह लें, वो था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। बाद में इसका नाम तब्दील करके इलामा इकबाल रख दिया गया। अब ये यूनिवर्सिटी क्यों कायम की गई? तमाम बच्चे तो रेगुलर नहीं पढ़ सकते, बाकायदा यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते, लेकिन वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उनको क्या होगा, वो जो है ना अपना एडमिशन भेजेंगे, यूनिवर्सिटी जो है उनको बुक्स भेज देगी, उनको रोल नंबर स्लिप भेज देगी, वो जाकर इम्तिहान दे देंगे और वो भी डिग्री हासिल कर लेंगे। यानी ये फासलाती निज़ाम तालीम था, यानी डिस्टेंस लर्निंग आप इसको कह सकते हैं। ये इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा आज के दौर में अगर देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी जो है ना वो भी इसी में आती है, डिस्टेंस लर्निंग में। तो इस पाकिस्तान में दो यूनिवर्सिटी काम कर रही है डिस्टेंस पे, एक इलामा इकबाल और दूसरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तीसरा हम देखते हैं, उसके बाद है जी मुआशी इस्लाहात हो गई और मुआशरती इस्लाहात हो गई। ये जो है ना आपसे शार्ट क्वेश्चन पूछ जा सकता है मैट्रिक लेवल तक। ये आपके लॉन्ग टॉपिक नहीं आते, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो तमाम इस्लाहात नहीं पूछेगा। कोई एक इस्लाहात पूछी जा सकती है कि तालीमी इस्लाहात लिखे या ज़री इस्लाहात लिखे, लेकिन ये जो है ना ये आपके लिए शार्ट क्वेश्चन बन सकता है। मुआशी इस्लाहात के अंदर जो है सबसे जो मशहूर बात वो आपने लिखनी है, इसने एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है वो सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ना वो कहता था कि इस्लाम हमारा दीन है, ये उसके मशहूर नारे हैं, इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है। इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, इस तरह के इसने नारे लगाए थे। उसके अलावा इसने क्या किया, कौमी इदारों में जो थे ना बैंक वगैरह, बैंक हो गए, सनतें, इन तमाम इदारों को कौमी तहरीर में लेके इसने मजदूर की बात की। जहां भी जाता अपनी तकरीरों के अंदर इसने टोटली फोकस ही मजदूर को किया। मुआशरती इस्लाहात में देखें, इसकी एक ही अहम बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसने 5 मरला हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था। 5 मरला स्कीम दी थी, यानी जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, उन्होंने घर बनाने थे, उनको 5 मरला जमीन दी गई और उन पर उसने घर बनाए। ये थी इसकी मुआशी इस्लाहात, मुआशरती। इसके अलावा जो है ना इंतजामी इस्लाहात को देखें। इंतजामी इस्लाहात के बारे में अगर देखें तो इसके दौर में होता है शिमला मुआहदा। एक शिमला मुआहदा हुआ है। इस शिमला मुआहदा में क्या है? इस शिमला मुआहदा के अंदर जो है बात की गई थी, जो 1971 के अंदर हमारे कैदी जो है ना वहां पे गए थे, बांग्लादेश में गिरफ्तार हो गए थे, उनको जो है ना इस मुआहदे के तहत इसने आजाद करवाया था। शिमला मुआहदे के अंदर आपको यह बात पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो उसकी ऐब है थी वो उसने शनाख्ती कार्ड का इजरा किया। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड का इजरा जो है ना ये जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में हुआ है, और पहला शनाख्ती कार्ड भी जो है ना जुल्फिकार अली भुट्टो का बना था। ये आपको पता होना चाहिए, पहला शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का बना। उसके अलावा मेरे ख्याल में कोई इतनी बात नहीं रहती। अब हम देखते हैं कि इसकी आईनी इस्लाहात, आईनी इस्लाहात भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके दौर में 7 इस्लाहात हुई थी। सारी तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली इस्लाहात के अंदर जो है ना बाउंड्री के बारे में बात की गई। जो पहली से तरमीम की आइन में वो बाउंड्री के बारे में है कि सुबह की हदबंदी, फाटक के बारे में इसने बात की। दूसरी तरमीम इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो का एक तारीखी कारनामा है। जो काम जुल्फिकार अली भुट्टो इस तरमीम के अंदर कर गया शायद वो आज तक कोई और नहीं कर सका। वो काम क्या था जी? कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। यानी पहली दफा यानी इस्लाम के अंदर तो कादियानी काफिर थे ही थे। पाकिस्तान के आइन ने भी दूसरी तरमीम के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया और यह कारनामा भी जुल्फिकार अली भुट्टो का है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो का बड़ा यानी कि अच्छा कारनामा है कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना। मुसलमान की तारीफ को पहली दफा जो है पाकिस्तान के आइन में शामिल किया गया। उसके अलावा जो तीसरी तरमीम थी वो ये थी कि पाकिस्तान की सालमियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाएगा वो गद्दार है। चौथी तरमीम जो है ना वो अकलीतों की 6 नशिस्तें बढ़ाई गई थी, जिसमें यानी अकलीतों को 6 नशिस्तें जो है ना एक्स्ट्रा दे दी गई थी। पांचवी जो तरमीम थी वो ये थी कि जो बंदा भी इलेक्शन लड़ेगा वो पाकिस्तान का जो है ना सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता। यानी कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबली में जो बंदा इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेगा, मतलब जो एमएलए की सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है या एमपी की सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो बंदा मुल्क का गवर्नर नहीं बन सकता। ये बात जो है ना 5वीं तरमीम के अंदर की गई थी। और जो 6ठी तरमीम थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस की, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, उनकी उम्र की जो है ना मुद्दत मुकर्रर की गई थी कि वो कितनी उम्र में रिटायरमेंट लेगा। उसके अलावा जो लास्ट है 7वीं तरमीम ये थी कि वजीर आज़म मुल्क की हालात के पेश नजर जो है ना मुल्क में रेफरेंडम करवा सकता है। तो ये जो है ना बेसिक आईनी तरमीम थी। इसके अलावा इसकी मुआशी, माशरती, इंतजामी, सनती, ज़राती इज़ारात हमने जो है ना तमाम इसकी इस्लाहात को डिस्कस किया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में अगर आपको इतना पता है तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है।